नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी सीरीज में हम चैप्टर 7 यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। साल था 1991। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये साल आप कह सकती हैं किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। बिल्कुल। सिचुएशन इतनी खराब थी कि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग खत्म हो चुका था। हाँ, हालत ये थी कि भारत के पास सिर्फ 3 हफ्तों के इंपोर्ट का बिल चुकाने के पैसे बचे थे। 3 हफ्ते? देश सचमुच दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस भी थी। आइडियोलॉजिकल क्राइसिस? हाँ, पिछले 40 सालों से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे, वो रास्ता एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया था। तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पैसे कहाँ से लाएं, बड़ा सवाल ये था कि अब यहां से जाएं कहां। अच्छा। 1991 के सुधार इसी मजबूरी और दुनिया भर में बदलती सोच का नतीजा थे। ये कोई शौक से नहीं, जरूरत के तहत लिए गए फैसले थे। ठीक है, तो जब हम ये भारी भरकम शब्द सुनते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म या आर्थिक सुधार, तो इसका असल में मतलब क्या है? सुनने में ये किसी सरकारी डॉक्यूमेंट का टाइटल जैसा लगता है। इसे एक परिवार के बिजनेस की तरह समझते हैं। ओके। मान लीजिए, आजादी के बाद आपके दादाजी ने एक दुकान खोली। दुकान चलाने का उसूल था, सब कुछ घर में बनेगा, बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे और घर के लोग ही सारे फैसले लेंगे। ठीक है। 40 साल तक की दुकान चली, लेकिन अब दुकान पुरानी हो गई है, ग्राहक बदल गए हैं और पड़ोस में बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं। आपकी दुकान का सामान बिक नहीं रहा। रेलेवेंस खत्म हो रही है। एग्जैक्टली। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब है कि अब परिवार की नई पीढ़ी कह रही है कि दादाजी, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें दुकान का मैनेजमेंट बदलना होगा, बाहर से अच्छा माल लाना होगा और कुछ फैसले मार्केट के हिसाब से लेने होंगे। अच्छा। ये जो मेजर शिफ्ट है अर्थव्यवस्था को चलाने के तरीके में, खासतौर पर सरकार का रोल कम करके प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मौके और आजादी देना, यही इकोनॉमिक रिफॉर्म है। मतलब सरकार वाली ड्राइवर सीट से कंट्रोल थोड़ा कम करके बाजार को भी को पायलट सीट पर बिठाना। हाँ, कह सकते हैं। पहले जहां सरकार तय करती थी कि क्या बनेगा, कितना बनेगा, कौन बेचेगा, अब वो जिम्मेदारी मार्केट फोर्सेस को दी जा रही थी। बिल्कुल। और ये फैसला देखिए हवा में नहीं लिया गया, इसके पीछे पूरी दुनिया में चल रही इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज की एक कहानी है। हर देश अपने अपने हिसाब से ट्रायल एंड एरर कर रहा था और भारत भी उन अनुभवों से सीख रहा था। अच्छा। तो ये समझना जरूरी है कि जब हम इस चौराहे पर खड़े थे तो दुनिया में और कौन-कौन से रास्ते पॉपुलर थे। तो ये तो हमारी कहानी थी, पर क्या दुनिया में हर कोई यही कहानी लिख रहा था या फिर इसके दूसरे वर्जन्स भी थे जो उस वक्त पॉपुलर हो रहे थे? मोटे तौर पर 3 बड़े मॉडल्स की बात की जा सकती है जो उस समय दुनिया में चल रहे थे। सबसे पहला था प्लानिंग मॉडल, जिसे स्टेट लेड मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, ये तो अपना वाला मॉडल था, आजादी के बाद का नेहरूवियन सोशलिज्म वाला। एकदम सही। सोवियत यूनियन से प्रेरित होकर भारत जैसे कई नए आजाद देशों ने ये मॉडल अपनाया था। इसमें अर्थव्यवस्था की प्लानिंग और कंट्रोल पूरी तरह सरकार के हाथ में होता था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। इसके पीछे एक डर भी था। डर? कैसा डर? डर था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास खुद को दोहरा ना दे। बस इस बार कंपनियों के नाम विदेशी होंगे। अच्छा, जिसे कहते हैं नियो इंपीरियलिज्म। बिल्कुल। इसलिए प्रोटेक्शनिज्म और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसी नीतियां अपनाई। मतलब सुई से लेकर कार तक सब कुछ देश में ही बनाएंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। ये तो आत्मनिर्भर भारत का पुराना वर्जन लग रहा है। बिल्कुल, आप कह सकती हैं। लेकिन जहां नीयत अच्छी थी, वहीं इसके साइड इफेक्ट्स भी हुए। यहीं से जन्म हुआ लाइसेंस राज का। लाइसेंस राज? लाइसेंस राज की हालत ये थी कि कंपनियों को ये तक बताना पड़ता था कि वो साल में कितने स्क्रू बनाएंगी, और अगर उसे ज्यादा बना ली तो वो इलीगल माना जाता था। इनोवेशन और एफिशिएंसी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। लेकिन एक मिनट, क्या ये कहना पूरी तरह सही होगा कि ये मॉडल एकदम फेल था? आखिर इसी मॉडल के तहत भिलाई स्टील प्लांट जैसे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगे, आईआईटीज और आईआईएम्स बने। हाँ, इसने देश को एक इंडस्ट्रियल बेस तो दिया है ना। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। शुरुआती दौर में इसने इंडस्ट्रियल बेस बनाने में और एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की नींव रखने में मदद की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 1970s आते आते इस मॉडल की कमजोरियां साफ दिखने लगी। ग्रोथ बहुत धीमी हो गई, जिसे मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाने लगा। हाँ, मैंने सुना है। स्टैग्नेशन आ गया और आम आदमी के लिए उसे मिली एम्बेसडर कार, जिसके लिए सालों इंतजार करना पड़ता था, और एक बीएसएनएल का लैंडलाइन कनेक्शन, जिसके लिए सांसद की सिफारिश लगती थी। सही बात है। क्वालिटी खराब, चॉइसेस जीरो और भ्रष्टाचार चरम पर।
अर्थव्यवस्था एक तरह से मतलब सुस्त पड़ गई थी। ठीक है, तो जब हमारा पुराना मॉडल हाफ रहा था तो दुनिया किस तरफ देख रही थी? जाहिर है कोई नया हीरो आया होगा। हीरो कह लीजिए या विलन, ये देखने वाले की नजरिए पर है। 1980s में एक नई और बहुत ताकतवर सोच उभरी जिसे वॉशिंगटन कंसेंसस कहा गया। ये प्लानिंग मॉडल का ठीक उल्टा था। ये मार्केट इकोनॉमी का चैंपियन था। वॉशिंगटन कंसेंसस, ये नाम तो बड़ा ऑफिशियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हो। हाँ, क्योंकि इस सोच को वॉशिंगटन डीसी में बेस्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और US ट्रेजरी ने प्रमोट किया था। अच्छा, ये सिर्फ बाजार पोकलरों का नारा नहीं था, इसके 10 कॉन्क्रीट कमांडमेंट्स थे, जैसे सरकारी घाटा कम करो, सब्सिडीज हटाओ, सरकारी कंपनियों को बेचो, यानी प्राइवेटाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन। बिल्कुल, व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाओ और विदेशी निवेश के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दो। ये एक पूरा पैकेज था। लेकिन एक मिनट, प्लानिंग मॉडल की अपनी दिक्कतें थीं, ये तो साफ है, पर वॉशिंगटन कंसेंसस को तो कई लोग अमीरों की साजिश या नेकेड कैपिटलिज्म भी कहते थे। हाँ, कहते थे। क्या ये डर जायज नहीं था कि अगर सब कुछ बाजार पर छोड़ दिया तो जो गरीब है वो और पीछे रह जाएंगे? ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात हो गई। ये डर सिर्फ जायज नहीं था, बल्कि बहुत बहुत गहरा था, और यही भारत में सुधारों के खिलाफ सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था। आलोचकों का कहना था कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक के दबाव में आकर हम अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी खो रहे हैं। इसका असर भी दिखा। कहाँ? मार्गरेट थैचर के अंडर UK में बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन हुआ। लैटिन अमेरिका के कई देशों ने इसे अपनाया, लेकिन वहां सोशल इनइक्वालिटी और बढ़ गई। तो भारत में भी 1980s में राजीव गांधी के समय में इस सोच का थोड़ा असर दिखा था और कुछ लिबरल पॉलिसीज अपनाई गई थी, पर वो बहुत छोटे स्केल पर था। तो यह मॉडल ताकतवर तो था, पर कंट्रोवर्शियल भी उतना ही था। तो मतलब हमारे सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो सरकार का टोटल कंट्रोल जो स्टैग्नेशन की तरफ ले जा रहा था, या फिर मार्केट का टोटल कंट्रोल जो इनइक्वालिटी बढ़ा सकता था। क्या कोई बीच का रास्ता, कोई मिडिल पाथ नहीं था? What's fascinating here is, यही सवाल 1990s तक दुनिया पूछने लगी थी, और इसका जवाब ईस्ट एशियन देशों जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर ने दिया। अच्छा, ईस्ट एशियन टाइगर्स। हाँ, उन्होंने एक तीसरा रास्ता दिखाया, जिसे ईस्ट एशियन मॉडल या स्टेट फैसिलिटेटेड मार्केट इकोनॉमी कहा गया। उन्होंने न तो पूरी तरह सरकार पर निर्भरता दिखाई, न ही बाजार को बेलगाम छोड़ा। उन्होंने एक बैलेंस बनाया। ये हमारे पुराने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल से कैसे अलग था? हम भी तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही थे। बहुत बड़ा फर्क था। देखिए, हमारे पुराने मॉडल में सरकार एक कंट्रोलर, एक पुलिस वाले की भूमिका में थी, जो प्राइवेट सेक्टर को नियंत्रित करती थी, उसे शक की निगाह से देखती थी। ईस्ट एशियन मॉडल में सरकार एक फैसिलिटेटर, एक कोच की तरह काम करती थी। वो मार्केट को रिप्लेस नहीं कर रही थी, बल्कि मार्केट को और बेहतर बनाने में मदद कर रही थी। इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? एक कंट्रोलर और एक फैसिलिटेटर सरकार में क्या फर्क है? बिल्कुल। भारत में सरकार प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस देती थी कि आप देश के अंदर कारें बेच सकते हैं, और बाहर से आने वाली कारों पर भारी टैक्स लगा देती थी। सही है। नतीजा, कंपनियों को कंपटीशन का कोई डर नहीं था, और हमें सालों तक वही पुरानी एम्बेसडर और फिएट मिलती रही। यह है कंट्रोलर। ओके, समझ गए। वहीं साउथ कोरिया में सरकार ने हुंडई जैसी कंपनियों से कहा, हम आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे, सस्ती जमीन, लो इंटरेस्ट लोन, टेक्नोलॉजी, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी कारें ग्लोबल मार्केट में बेचनी होंगी। अमेरिकन और जापानीज कंपनियों से कम्पीट करना होगा। यह है फैसिलिटेटर। अच्छा। सरकार ने दिशा दिखाई कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज पर फोकस करना है, और प्राइवेट सेक्टर ने उस दिशा में दौड़ लगाई। मतलब सरकार और बाजार मिलके काम कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। एग्जैक्टली। और इसके नतीजे शानदार थे। हाई ग्रोथ, गरीबी में तेजी से कमी, और एजुकेशन और हेल्थ में जबरदस्त सुधार। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? 1991 में जब भारत संकट में था, तो हमारे सामने ये 3 मेन्यू कार्ड थे। एक प्लानिंग मॉडल वाली थाली जो हम 40 साल से खा रहे थे और अब वो बेस्वाद हो चुकी थी। एक वॉशिंगटन कंसेंसस वाला विदेशी सिजलर जो देखने में अच्छा था, पर शायद हमारे पेट के लिए बहुत भारी था। और तीसरा ईस्ट एशियन मॉडल वाला फ्यूजन क्विजीन, जो सुनने में तो अच्छा था, पर उसे बनाने का तरीका शायद हमें नहीं पता था। हमने क्या रास्ता चुना? भारत के लिए ये एक धर्म संकट जैसा था। एक तरफ हमारी स्टेट डोमिनेटेड इकोनॉमी की विफलता सामने थी, बदलाव की सख्त जरूरत थी। हाँ। दूसरी तरफ WTO जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का दबाव था कि अर्थव्यवस्था को तुरंत खोलो, वॉशिंगटन कंसेंसस वाला सिजलर खाओ।
ये ऐसा था कि आपको मैराथन में दौड़ने के लिए कहा जा रहा है, जबकि आप अभी-अभी बीमारी से उठे हैं। आपको दौड़ने की जरूरत भी है, पर एकदम से दौड़ें तो गिर जाएंगे। सही बात है। हमारी इकोनॉमी उस वक्त इतनी कम्पेटिटिव नहीं थी कि ग्लोबल मार्केट का सामना कर सके। बिल्कुल। इसीलिए शायद भारत ने ग्रेजुअलिज्म यानी धीरे धीरे चलने का रास्ता चुना। हमने कोई एक मॉडल आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। एग्जैक्टली। हमने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई, जैसा रशिया ने किया था और जहां अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। हमने धीरे धीरे सोच समझकर बदलाव किए। तो हमने क्या किया? हमने वॉशिंगटन कंसेंसस से लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आइडिया लिया, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर लागू किया। हमने ईस्ट एशियन मॉडल से सीखा कि सरकार की भूमिका खत्म नहीं होनी चाहिए, बस बदलनी चाहिए। हमने अपना एक यूनिक इंडियन मॉडल ऑफ रिफॉर्म बनाया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिफॉर्म्स विद अ ह्यूमन फेस का नारा आया है ना? मुझे याद है मनमोहन सिंह ने ये फ्रेज इस्तेमाल किया था। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं था, एक कड़वी दवाई को मीठा बनाने के लिए? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। ये स्लोगन इसलिए दिया गया ताकि जनता को ये भरोसा दिलाया जा सके कि ये सुधार सिर्फ बड़ी कंपनियों या अमीरों के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के भले के लिए हैं। पर यही सुधारों की सबसे बड़ी चुनौती और शायद सबसे बड़ी नाकामी रही है। नाकामी। लेकिन रिफॉर्म से तो ग्रोथ हुई, नई जॉब्स आईं, मिडिल क्लास के पास पैसा आया, बाजार में चॉइसेस बढ़ीं। आज हम जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब उन्हीं सुधारों का तो नतीजा है। फिर नाकामी क्यों? नाकामी परसेप्शन की लड़ाई में हुई। अच्छा। सुधारों का फायदा सबको मिलेगा, ये बात सरकारें जनता को कभी पूरी तरह समझा नहीं पाई। देखिए, सुधारों का फायदा अक्सर लॉन्ग टर्म होता है और फैला हुआ, मतलब डिफ्यूज्ड होता है। जैसे आज आपको एक सस्ता फोन मिल रहा है। लेकिन सुधारों का दर्द इमीडिएट और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जैसे किसी सरकारी कंपनी के बंद होने से किसी की नौकरी चली जाना। वो दर्द ज्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल। और आज भी रिफॉर्म्स को अक्सर प्रो रिच या प्रो कॉर्पोरेट माना जाता है। ये तो बड़ा पैराडॉक्स है। जो पॉलिसी देश के लिए अच्छी मानी जा रही है, उसे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा। सोर्स टेक्स्ट में भी ये बात साफ लिखी है कि 1991 के बाद से लगभग हर चुनाव में वोटर्स ने प्रो रिफॉर्म सरकारों को खुलकर समर्थन नहीं दिया है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2004 का चुनाव है। इंडिया शाइनिंग। हाँ, उस समय की सरकार इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ चुनाव में गई थी। जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त थी, हाईवेज बन रहे थे, शहरों में एक ऑप्टिमिज्म था। सारे आंकड़े प्रो रिफॉर्म पॉलिसीज की सफलता दिखा रहे थे, लेकिन सरकार चुनाव हार गई। साफ था कि जीडीपी के आंकड़े और आम आदमी का अनुभव, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। इसका मतलब है कि ह्यूमन फेस वाला वादा सिर्फ एक वादा ही रह गया। जो इकोनॉमिक स्टोरी सरकारें बता रही थी, वो आम जनता की जिंदगी की कहानी से कनेक्ट नहीं कर पाई। यही तो डिलेमा है। ऐसा लगता है कि सुधार की प्रक्रिया और आम जनता के बीच एक कनेक्शन अभी भी बनना बाकी है। आम आदमी को लगा कि ये बदलाव तो बड़े शहरों, बड़ी कंपनियों और पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वालों के लिए हो रहे हैं। उसकी जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ेगा, या अगर पड़ेगा तो शायद बुरा ही पड़ेगा। ये डर उसके मन से कभी गया नहीं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस डर को दूर करके एक मजबूत प्रो रिफॉर्म नैरेटिव नहीं बना पाई है। बिल्कुल। तो मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट की भी है। हमने इकोनॉमिक मॉडल्स के क्यों और कैसे की बैकग्राउंड स्टोरी को तो समझ लिया है। प्लानिंग मॉडल के डर से लेकर वॉशिंगटन कंसेंसस के जोश और फिर ईस्ट एशियन मॉडल के बैलेंस तक का सफर देखा। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि रिफॉर्म कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से सरकार और बाजार के बीच का ये बैलेंस हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब 1991 में जो सही था, जरूरी नहीं कि 2024 में भी उतना ही रेलेवेंट हो। ये एक लगातार चलने वाली बहस है। ठीक है, तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे की ग्लोबल आइडियोलॉजी और द पॉलिटिकल ड्रामा को समझ लिया है। अब जरा और गहराई में उतरते हैं कि इन सुधारों में असल में हुआ क्या, यानी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब भारत के आर्थिक सुधारों पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये सिर्फ 1991 में हुए कुछ पॉलिसी चेंजेस की कहानी नहीं है, ये उस एक पल की कहानी है जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े संकट से, बल्कि कहूं तो एक दोहरे संकट से। पहला तो वो था जिसके बारे में सब बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस।
या बीपी संकट। अच्छा। इसे आसान भाषा में समझें तो देश की तिजोरी में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स लगभग खत्म हो गए थे। हमारे पास सिर्फ कुछ हफ्तों का इंपोर्ट बिल चुकाने जितना पैसा बचा था। मतलब जैसे घर में राशन, गैस सिलेंडर जैसी जरूरी चीजें खरीदने के पैसे खत्म हो गए हों और अब उधार मांगने की नौबत आ गई हो। एकदम सही। लेकिन एक दूसरा संकट भी था जो घर के अंदर का था, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। सरकार का खर्चा उसकी कमाई से कहीं ज्यादा हो गया था। सरकार मतलब एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो गई थी जो अपनी सैलरी से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर रहा है और अब ब्याज चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो संकट बाहर भी था और अंदर भी। भारत डिफॉल्ट होने की कगार पे खड़ा था। तो तारीख थी 23 जुलाई 1991 जब इन सुधारों का औपचारिक ऐलान हुआ। लेकिन जैसा कि इन दस्तावेजों में जिक्र है, इसकी हल्की फुल्की शुरुआत 80 के दशक में हो चुकी थी। हाँ, जिसे पार्शियल लिबरलाइजेशन कहते हैं। राइट। पर वो बहुत ही दबे छिपे तरीके से हो रहा था। 1991 का झटका तो कुछ और ही था। हाँ, वो झटका उस व्यवस्था पर था जिसे हम लाइसेंस राज या कंट्रोल रिजीम कहते थे। आज की पीढ़ी शायद कल्पना भी नहीं कर सकती। एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए अर्जी देने के बाद सालों इंतजार करना पड़ता था। सच में? जी। मैंने तो ये भी सुना है कि लोग अपनी बेटी की शादी में स्कूटर की बुकिंग स्लिप दहेज में देते थे, क्योंकि स्कूटर मिलने में 5-7 साल लग जाते थे। क्या बात कर रहे हैं, ये तो कमाल है। जी। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को भी एक नई फैक्ट्री लगाने या अपनी क्षमता 5% से ज्यादा बढ़ाने के लिए दिल्ली में बाबुओं के चक्कर काटने पड़ते थे। इसे मजाक में बॉम्बे टू दिल्ली फ्लाइट इकोनॉमी कहा जाता था। अच्छा। क्योंकि बड़े बड़े सीईओ और चेयरमैन का ज्यादातर वक्त इसी काम के लिए चक्कर काटने में जाता था। 1991 के सुधारों का पहला मकसद इसी कंट्रोल वाले ढांचे को तोड़ना था। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो इन रिपोर्ट्स में भी बार बार पूछा गया है। क्या ये हमारी मर्जी थी या मजबूरी? क्या ये सुधार हमने खुद चुने थे या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने हम पर थोपे थे? देखिए, सोर्स तो साफ कहता है कि ये एक इनवॉलंटरी डिसीजन था। मतलब मजबूरी में लिया गया फैसला। हाँ, संकट इतना बड़ा था कि हमें IMF के दरवाजे पे कर्ज मांगने जाना भी पड़ा, उनके एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत। और जाहिर है, IMF जब कर्ज देता है तो साथ में अपनी शर्तें भी रखता है। मतलब स्ट्रिंग्स अटैच्ड थी? बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जिसका विश्लेषण भी हमें मिलता है। भारत के अंदर और बाहर कई अर्थशास्त्री 1970 से ही इसी तरह के सुधारों की वकालत कर रहे थे। अच्छा, तो ये आइडिया नया नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी इन्हें लागू करने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। तो हुआ ये कि संकट ने एक ऐसा मौका बना दिया जहां वो पॉलिटिकली मुश्किल फैसले लिए जा सकें जो सालों से अटके हुए थे। इसे कह सकते हैं मजबूरी में मिला एक मौका। संकट ने सरकार को वो पॉलिटिकल विल दे दी जो आम दिनों में मुमकिन नहीं थी। तो ये तो साफ है कि ये एक मजबूरी का सौदा था। चलिए अब सौदे की शर्तों पर आते हैं। IMF ने भारत के सामने क्या क्या मांगे रखी? IMF की शर्तों को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक हिस्सा था बाहरी संकट यानी डॉलर की कमी से निपटने के लिए। राइट। और दूसरा हिस्सा था अंदरूनी संकट यानी सरकार की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए। तो पहली शर्त थी रुपए का डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले करीब 22% तक गिरा दी गई। हाँ, और इसका आम इंसान की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा। अचानक से बाहर से आने वाली हर चीज, पेट्रोल, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी सब महंगी हो गई। अगर कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाने की सोच रहा है तो उसकी फीस रातों रात बढ़ गई। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो ये तो एक झटका था। मतलब रातों रात हमारी बचत की कीमत घट गई और महंगाई का खतरा बढ़ गया। क्या सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं था उस वक्त? उस वक्त शायद नहीं। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। रुपए को सस्ता करने के 2 मकसद थे। पहला, भारत में बना सामान दुनिया के लिए सस्ता हो गया। अच्छा। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स को जबरदस्त बढ़ावा मिला। तिरुपुर के किसी टी-शर्ट एक्सपोर्टर के लिए या सूरत के किसी हीरा व्यापारी के लिए ये बहुत अच्छी खबर थी। दूसरा, विदेशी माल महंगा हो गया, जिससे लोग इंपोर्ट कम करें और देश के डॉलर बचें। दूसरी शर्त थी इंपोर्ट टैरिफ में भारी कटौती। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे औसतन 130% से घटाकर 30% कर दिया गया। ये सुनने में ही बहुत बड़ा बदलाव लगता है। ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसी के बाद भारतीय बाजारों में विदेशी ब्रांड्स की बाढ़ आनी शुरू हुई। ये भारत में एक क्या कहते हैं कंज्यूमर रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। इससे पहले तक एक ही तरह का टूथपेस्ट, एक ही तरह का साबुन
या एक ही एम्बेसडर कार सालों से बिना किसी बदलाव के बिक रही थी। जी। अब अचानक शेल्फ पर 10 तरह के ऑप्शन थे और एम्बेसडर को मारुति 1000 और देवू CLO से मुकाबला करना पड़ रहा था। और सोर्स ये भी बताता है फिर सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं, ये भारतीय कंपनियों के लिए भी एक वेकअप कॉल था, है ना? बिल्कुल। उन्हें अचानक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से अपने ही घर में मुकाबला करना था। कईयों ने टेक्नोलॉजी अपग्रेड की, लेकिन कई छोटे उद्योग इस मुकाबले में टिक नहीं पाए और बंद हो गए। तो एक तरह से ये करो या मरो वाली स्थिति थी उनके लिए। सही कहा। तो एक तरफ तो सरकार ने रुपए को कमजोर करके भारतीय कंपनियों को निर्यात के लिए एक पुश दिया, और दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों को बाजार में लाकर घरेलू कंपनियों पर प्रेशर भी बनाया। ये एक तरह की कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी थी, यानी दुनिया से मुकाबला करो और हम तुम्हें मुकाबला करने में मदद भी करेंगे। ओके, ये समझ आया। अब आते हैं अंदरूनी संकट पर। सरकार के बही खाते को ठीक करने के लिए क्या शर्तें थीं? यहाँ IMF का फोकस था फिस्कल कंसोलिडेशन पर। उनका कहना था कि आप अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हैं, इसे ठीक कीजिए। इसके लिए 2 बड़े कदम उठाए गए। एक, एक्साइज ड्यूटी, जो अब GST का हिस्सा है, उसको 20% तक बढ़ाया गया। ऐसा क्यों? ये एक बैलेंसिंग एक्ट था। जब सरकार ने इंपोर्ट टैरिफ घटाए तो उसकी कमाई का एक बड़ा जरिया कम हो गया। उस कमी की भरपाई के लिए देश के अंदर बनने वाले सामान पर टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। इसे ऐसे समझिए कि अगर घर में एक सदस्य की सैलरी कम हो जाए तो दूसरे को ज्यादा घंटे काम करके या कोई और काम करके भरपाई करनी पड़ती है। मेक सेंस। और चौथी और इस सबसे विवादास्पद शर्त, सरकारी खर्च में सालाना 10% की कटौती। हाँ, और इसमें तनख्वाह, पेंशन और सबसे जरूरी सब्सिडीज शामिल थी। और यहीं से वो एंटी पोर और प्रो रिच वाली बहस शुरू होती है। एग्जैक्ट। जिसका जिक्र इन रिपोर्ट्स में भी है। एग्जैक्टली। जब आप खाद, खाने पीने की चीजों या केरोसिन पर सब्सिडी कम करते हैं तो इसका सीधा असर गरीब और आम आदमी पर पड़ता है। एक किसान के लिए खाद महंगी हो जाती है, एक गरीब परिवार के लिए राशन महंगा हो जाता है। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था और आज भी है। सोर्स में एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास की तरफ इशारा किया गया है। आर्थिक तौर पर जो जरूरी था वो राजनीतिक तौर पर जहर जैसा क्यों बन गया? इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था को जितना फायदा पहुंचाया उससे ज्यादा राजनीति को नुकसान पहुंचाया। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सुधारों पर कोई राजनीतिक सहमति मतलब पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं थी। पार्टियां बटी हुई थी। विपक्ष से देश को IMF के हाथों गिरवी रखने जैसा बता रहा था। आम लोगों में यह धारणा बन गई थी कि सरकार ने IMF, मल्टीनेशनल कंपनियों और इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के आगे घुटने टेक दिए। और इसमें सरकारी कंपनियों का मुद्दा भी था, है ना, जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता था। बिल्कुल। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का विचार ही एक धोखे की तरह देखा गया। ये सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं था, ये एक भावनात्मक चोट भी थी। लोगों को लगा कि जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था वो बिखर रहा है, और ये भावना आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। सब कुछ बेच दिया वाली बात हमें आज भी अक्सर सुनाई देती है। सोर्स ये भी कहता है कि लोगों को लगता है कि सुधारों का फायदा आम आदमी तक उस रफ्तार से नहीं पहुंचा जिसकी उम्मीद थी। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब। डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ की मांग तभी से उठ रही है। हाँ, ये बहस उसी ट्रिकल डाउन थ्योरी से जुड़ी है कि जब केक बड़ा होगा तो टुकड़ा सबको मिलेगा। केक बड़ा तो हुआ, भारत की GDP कई गुना बढ़ी, लेकिन सवाल यह है कि किसको कितना बड़ा टुकड़ा मिला। सही बात है। आज भी हम GDP ग्रोथ के बड़े बड़े आंकड़े सुनते हैं, लेकिन साथ ही बेरोजगारी और ग्रामीण संकट की खबरें भी आती हैं। असमानता की खाई बढ़ी है, ये एक हकीकत है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? 30 साल बाद आज हम इन सुधारों को कैसे देखें? इन सुधारों की बहुत आलोचना हुई, लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि भारत ने अपना IMF का कर्ज समय पर चुका दिया, और इन सब का मकसद अर्थव्यवस्था में एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लाना था। इस शब्द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का असल में मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का मतलब सिर्फ हिसाब किताब ठीक करना नहीं था, बल्कि अर्थव्यवस्था के पूरे ढांचे को, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदल देना था। कंट्रोल से कंपटीशन की तरफ, लाइसेंस राज से मार्केट इकोनॉमी की तरफ। ये एक बुनियादी बदलाव था। और इस बदलाव की विरासत क्या रही? द लेगेसी? इसकी विरासत भी दोहरी है। एक तरफ भारत में एक नया आत्मविश्वास से भरा मिडिल क्लास पैदा हुआ। शहरों का काया पलट हो गया, दुकानों में सामान की कमी खत्म हो गई। भारत का IT बूम, जिसकी आज दुनिया में धूम है, उसकी नींव भी इन्हीं सुधारों ने रखी। अच्छा, IT बूम कैसे? डीवैल्यूएशन की वजह से भारतीय इंजीनियर दुनिया की कंपनियों के लिए बहुत सस्ते हो गए, जिससे आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री को पंख लग गए। भारत एक बंद अर्थव्यवस्था से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है जॉबलेस ग्रोथ की चिंता।
विकास तो हुआ, पर उस हिसाब से अच्छी नौकरियां पैदा नहीं हुई। कृषि संकट गहराता गया क्योंकि खेती से सरकारी सपोर्ट कम हुआ। और जैसा हमने कहा, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी। तो बहस इस पर थी और आज भी है कि विकास का मॉडल क्या हो और उसकी कीमत कौन चुकाए। 1991 के सुधारों ने भारत को संकट से तो निकाल लिया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए जिनका जवाब हम आज तक ढूंढ रहे हैं। तो ये थी 1991 के उस संकट और समाधान की कहानी जिसने भारत की आर्थिक दिशा और सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा मोड़ जिसने हमें आज का भारत दिया, अपनी तमाम सफलताओं और चुनौतियों के साथ। और 1991 में लिए गए उन्हीं फैसलों की नींव पर आज की आर्थिक बहसें टिकी हैं, चाहे वो निजीकरण का मुद्दा हो या फिर सब्सिडी का। खैर, इस पर चर्चा तो चलती रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम एलपीजी रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। ये 3 शब्द हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम हमेशा इन्हें एक साथ ही सुनते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। 1991 के बाद से तो जैसे ये हमारी इकोनॉमी के जेवीरू बन गए। हाँ, सही कहा। पर इनका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबी शब्द हैं या हमारी रोज की जिंदगी पर इनका कोई असर भी पड़ता है? चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, परत दर परत। शुरुआत करते हैं लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण से। नाम में ही लिबरल या आज़ादी जैसा कुछ है। तो ये किस चीज से आज़ादी थी? ये आज़ादी थी सरकार के बहुत ज़्यादा कंट्रोल से। इसे ऐसे समझे कि 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी एक ऐसे स्टूडेंट की तरह थी जिसके पेरेंट्स ने एक बहुत ही सख्त टाइम टेबल बना रखा था। अच्छा। कब उठना है, क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, सब कुछ सरकार यानी स्टेट तय करता था। कौन सी इंडस्ट्री खुलेगी, कितना प्रोडक्शन होगा, चीजों की कीमत क्या होगी, सब कुछ कंट्रोल था। मतलब वो दौर जब एक स्कूटर खरीदने के लिए भी सालों की वेटिंग लिस्ट होती थी और एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए भी दर्जनों सरकारी दफ्तरों से इजाजत लेनी पड़ती थी। उस लाइसेंस परमिट राज की बात हो रही है? बिल्कुल, उसी परमिशन राज से आज़ादी। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि पेरेंट्स ने कहा ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ फैसले खुद लो। यानी इकोनॉमी में सरकार का कंट्रोल कम करना और बाजार या मार्केट फोर्सेस को ज्यादा आज़ादी देना। ये एक तरह से रोल बैक ऑफ द स्टेट का दौर था, जहां सरकार अब ड्राइवर सीट से हटकर एक ट्रैफिक पुलिस का रोल निभाने की तैयारी कर रही थी। तो ये जो स्टेट मार्केट मिक्स था, उसमें मार्केट का पड़ला थोड़ा भारी कर दिया गया। पर सोर्स ये भी कहता है कि भारत ने आंख बंद करके कैपिटलिज्म को नहीं अपना लिया था। ये एक कंट्रोल्ड बदलाव था। हाँ, यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। सोर्स बताता है कि ये आइडिया कोई नया नहीं था। ओके। 70 और 80 के दशक में अमेरिका और यूरोप में ये लहर चल रही थी। यहाँ तक कि 1980 के दशक के बीच में चीन ने भी अपनी ओपन डोर पॉलिसी अपना ली थी। अच्छा। सोर्स में एक बहुत अच्छी लाइन है कि 20वीं सदी में दुनिया के 2 पोल थे। एक तरफ अमेरिका, लिबरल इकोनॉमी, और दूसरी तरफ चीन, एक इलिबरल इकोनॉमी। तो लिबरलाइजेशन का मतलब था कि भारत जैसी साउथ की इकोनॉमीज नॉर्थ की इन मार्केट बेस्ड पॉलिसीज की तरफ बढ़ रही थीं। चलिए अब दूसरे बड़े पी पर आते हैं, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। ये शब्द सुनते ही दिमाग में आता है सब कुछ बेचा जा रहा है। हाँ, ये पहली इमेज यही आती है। सरकारी नौकरी चली जाएगी, ट्रेनें प्राइवेट हो जाएंगी। मतलब एक डर और इमोशन जुड़ा है इस शब्द से। पर क्या इसका मतलब सिर्फ सरकारी कंपनियों को बेचना ही है? सोर्स तो बताता है कि इसके कई मतलब हैं। यहीं पर असली बात छुपी है और यहीं पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। सोर्स के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन को हम 3 अलग-अलग तरीकों से देख सकते हैं। ओके, तो पहला तरीका क्या है? पहला और सबसे सीधा मतलब है डीनेशनलाइजेशन। ओके। यानी किसी सरकारी संपत्ति या कंपनी का 100% 100% मालिकाना हक किसी प्राइवेट कंपनी को दे देना। पूरा का पूरा? हाँ, पूरा। इसे ऐसे सोचिए कि आपके परिवार का कोई पुराना घर है। हाँ। और आपने उसे पूरी तरह से किसी और को बेच दिया। हाँ। अब उस घर पर आपका कोई हक नहीं है। सोर्स कहता है कि दुनिया में ऐसे 100% सेल वाले बोल्ड मूव्स बहुत कम हुए हैं। ठीक है, ये तो हुआ पूरा का पूरा बेच देना। दूसरा तरीका क्या है? ये शायद वो है जिसके बारे में हम ज्यादा सुनते हैं, है ना? बिल्कुल। दूसरा तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सरकार अपनी कंपनी का पूरा मालिकाना हक नहीं बेचती, बल्कि कुछ हिस्सा, मान लीजिए 10%, 20% या 49% तक बेच देती है। अच्छा। मतलब कंट्रोल अभी भी सरकार के पास ही है, लेकिन अगर 51% या उससे ज्यादा हिस्सा बेच दिया जाए, तब जाकर कंट्रोल प्राइवेट हाथों में जाता है और उसे असल में मतलब सोर्स के मुताबिक
टर्म्ड प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। अरे ये तो वैसा हुआ जैसे परिवार ने अपना पूरा घर नहीं बेचा, बल्कि घर के कुछ कमरे किराए पर दे दिए। हाँ, या एक फ्लोर किसी और को बेच दिया। घर अभी भी उन्हीं का है, हाँ। बस कुछ हिस्से से कमाई हो रही है। हाँ। और जैसा सोर्स में लिखा है, भारत ने लंबे समय तक कोई बड़ी कंपनी पूरी तरह से प्राइवेटाइज नहीं की थी, शायद 2022 में एयर इंडिया के मामले तक। वो एक बड़ा कदम था। एकदम सही पकड़ा आपने। वो एक क्लासिक उदाहरण है जहां सालों के डिसइन्वेस्टमेंट के बाद आखिरकार पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर किया गया। हाँ। ये दिखाता है कि जो प्रोसेस है ये कितना लंबा और सोच समझकर किया जाता है। अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प मतलब। सोर्स कहता है कि प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत व्यापक मतलब, एक ब्रॉड अर्थ भी है। हाँ। ये क्या है? ये सबसे जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिर्फ सरकारी कंपनियों को बेचना नहीं है, बल्कि ऐसी कोई भी पॉलिसी लाना जिससे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिले, उसे काम करने में आसानी हो। अच्छा। जैसे लाइसेंस राज खत्म करना, डी लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करना, या फिर ऐसे नियम बनाना जिससे प्राइवेट कंपनियों के लिए कंपटीशन करना आसान हो जाए। अरे वाह, मतलब ये तो माहौल बनाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। जैसे कॉलेज में कोई फेस्ट होगा तो मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं दे रहा है, बल्कि वो बिजली, पानी, सिक्योरिटी का इंतजाम भी कर रहा है ताकि स्टूडेंट्स अपने स्टॉल अच्छे से चला पाएं। बिल्कुल यही बात है। एग्जैक्टली। सोर्स के मुताबिक लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन उस रास्ते की तरह है जिस पर चलकर रिफॉर्म का असली लक्ष्य हासिल किया जाता है। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है मार्केट यानी बाजार के डोमिनेंस को बढ़ाना। तो मतलब लिबरलाइजेशन ने दरवाजा खोला। हाँ। और प्राइवेटाइजेशन उस दरवाजे से गुजरने का एक तरीका है, या यूं कहें कि वो रास्ता ही है। बिल्कुल। ये दोनों मिलकर इकोनॉमी के काम करने का पूरा तरीका ही बदल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन पर चर्चा करेंगे। जब हम 1980s और 90 के बारे में सोचते हैं तो एक फ्रेज बार बार सुनाई देता है, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। हाँ, मतलब सरकारें अपना दायरा कम कर रही थी। एग्जैक्टली। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये जो पूरी वेव थी, ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की न्यू राइट पॉलिसीज से बहुत इंस्पायर्ड थी। थैचर और रेगन वाला दौर। बिल्कुल। डीरेगुलेशन, मार्केट रिफॉर्म्स, और इन सब का जो कह सकते हैं पोस्टर बॉय था, वो था प्राइवेटाइजेशन। और देखिए, जब भी हम प्राइवेटाइजेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एयर इंडिया या किसी बड़ी सरकारी कंपनी, किसी पीएसयू के बिकने की तस्वीर आती है। हाँ, हेडलाइंस चमकती हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं। पर हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये कहानी का सिर्फ एक छोटा, मतलब सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला हिस्सा है। बिल्कुल सही पॉइंट है। असल सवाल ये है कि क्या प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक सरकारी फैसला है, या एक ऐसी इकोनॉमिक फोर्स है जो हमारी रसोई गैस की सब्सिडी से लेकर नौकरी के मौकों तक हर चीज को चुपचाप शेप कर रही है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, प्राइवेटाइजेशन को एक सिंगल इवेंट की तरह देखना। ये एक मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है, एक प्याज की तरह जिसके छिलके उतारते जाओ तो नए नए मतलब निकलते हैं। अच्छा। और हमारे सोर्सेज इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। वो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को समझने के 3 मुख्य तरीके हैं, 3 अलग अलग लेंसेज हैं, और तीनों को समझे बिना पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए पहले लेंस से शुरू करते हैं। इसका सबसे शुद्ध, सबसे टेक्स्ट बुक वाला मतलब क्या है? इसका सबसे प्योर और लेक्सिकल यानी शाब्दिक मतलब है डीनेशनलाइजेशन। डीनेशनलाइजेशन। हाँ, ये शब्द सुनने में जितना हैवी लगता है, इसका मतलब उतना ही सीधा है। सरकार किसी एसेट या कंपनी की ओनरशिप यानी उसका मालिकाना हक 100% प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दे। 100%, मतलब इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई 49-51 का चक्कर नहीं। कुछ नहीं, लॉक स्टॉक एंड बैरल, पूरी की पूरी संपत्ति या कंपनी सरकारी हाथों से निकलकर निजी हाथों में चली जाती है। 100%, मतलब पूरा का पूरा बेच देना। ये तो बहुत बड़ा, बहुत ही रेडिकल स्टेप लगता है। जैसे कोई अपनी पुश्तैनी जायदाद पूरी की पूरी बेच दे, एक भी हिस्सा अपने पास ना रखे। है ही। पर ये इतना रेयर क्यों है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल ऑपोजिशन की वजह से, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पॉलिटिकल फॉलआउट तो है ही, लेकिन सोर्स इशारा करता है कि वजह उससे कहीं ज्यादा फंडामेंटल है। अच्छा। सोचिए, एक पूरी इंडस्ट्री जो दशकों से सरकार चला रही है, रातों रात प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आ जाती है। यहां सिर्फ ओनरशिप नहीं बदलती, उस इंडस्ट्री का मकसद ही बदल जाता है। मकसद बदल जाता है? मतलब?
मतलब जहां पहले मकसद शायद सोशल वेलफेयर था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था या देश के दूर दराज इलाकों तक सर्विस पहुंचाना था, जैसे बीएसएनएल का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में भी नेटवर्क देना है। सही बात है। अब प्राइमरी गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बन जाता है। अच्छा, तो ये पर्पस का शिफ्ट है। मतलब बीएसएनएल का प्राइवेट ओनर शायद सबसे पहले उन्हीं गांवों के टावर बंद करेगा जहां से उसे कम रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी सोशल सर्विस नहीं, शेयर होल्डर वैल्यू है। एग्जैक्टली यही वो फंडामेंटल शिफ्ट है जो इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा करता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक तरह से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का टूटना है। आप सिर्फ एसेट नहीं बेच रहे, आप एक सिस्टम, एक लेगेसी और बहुत सारे लोगों से जुड़ाव भी ट्रांसफर कर रहे हैं। हजारों लाखों कर्मचारियों का भविष्य, उस सर्विस को इस्तेमाल करने वाले आम नागरिकों की जिंदगी, सब कुछ दांव पर लग जाता है। बिल्कुल। इसीलिए 1980s की शुरुआत में जब ये कॉन्सेप्ट नया था तो दुनिया में बहुत कम सरकारें ये हिम्मत कर पाईं। ये एक वन वे स्ट्रीट है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। समझ गया। मतलब थियोरेटिकली ये सबसे क्लियर डेफिनेशन है कि सरकार का अब इससे कोई लेना देना नहीं, पर प्रैक्टिकली ये इतना विस्फोटक है कि ज्यादातर सरकारें इससे बचती हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म बहुत रेयर है। एक तरह से एकेडमिक डेफिनेशन ज्यादा है, प्रैक्टिकल पॉलिसी कम। ठीक है, तो अगर 100% सेल एक रैडिकल मूव है, तो फिर वो कौन सा तरीका है जो हम असल में देखते हैं? हम जो अखबारों में पढ़ते हैं जब सरकार कहती है कि हमने इस पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, वो असल में क्या होता है? वो है प्राइवेटाइजेशन का दूसरा सेंस। और सोर्स के मुताबिक ये पूरी दुनिया में सबसे आम, सबसे कॉमन तरीका रहा है। इसे हम कहते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बेचती है। ये एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और पॉलिटिकली मैनेजेबल तरीका है। लेकिन यहाँ एक लक्ष्मण रेखा है ना? सोर्स में 49% और 51% का जिक्र है। ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। ये सिर्फ 2% का फर्क इतना बड़ा डील क्यों है? ये 2% का फर्क नहीं है, ये 100% कंट्रोल का फर्क है। और यही इस प्रोसेस का असली मर्म है। ओके। सोर्स के मुताबिक अगर सरकार सिर्फ 49% तक शेयर्स बेचती है तो टेक्निकली मालिकाना हक यानी लीगल ओनरशिप सरकार के पास ही रहता है। वो अभी भी सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तो उसे प्राइवेटाइजेशन नहीं कहेंगे? उसे डिसइन्वेस्टमेंट तो कहेंगे, पर प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन नहीं। सरकार ने पैसा तो जुटा लिया, अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर लिया, लेकिन कंपनी अभी भी सरकारी ही कहलाएगी। थियोरेटिकली कंपनी पर उसका कंट्रोल बना रहता है। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ खटक रहा है। अगर सरकार 49% शेयर्स बेचकर अरबों रुपए जुटा लेती है और कंट्रोल भी अपने पास रखती है, तो 51% बेचने का रिस्क क्यों ले? सुनने में तो 49% वाला डील सरकार के लिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लगता है। बिल्कुल। पैसा भी आ गया और पावर भी हाथ में रही। आपका सवाल बिल्कुल लॉजिकल है और यही वो डिबेट है जो हर डिसइन्वेस्टमेंट से पहले होती है। 49% तक बेचने का मकसद अक्सर सिर्फ पैसा जुटाना होता है। राइट। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सरकार 51% या उससे ज्यादा शेयर्स बेच देती है। जैसे ही वो 50% का आंकड़ा पार करती है, ओनरशिप और सबसे जरूरी मैनेजमेंट कंट्रोल असल में प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर हो जाता है। मैनेजमेंट कंट्रोल। हाँ, अब प्राइवेट एंटिटी के पास मेजॉरिटी स्टेक है, तब इसे सही मायनों में प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। और ये 51% का आंकड़ा पार करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके कई कारण होते हैं। कभी कभी ये वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जैसी संस्थाओं का दबाव होता है कि आप डीप रिफॉर्म्स करें। इतनी बीमार हो चुकी है कि उसे चलाना अब उसके बस की बात नहीं, और उसे एक प्रोफेशनल प्राइवेट मैनेजमेंट की जरूरत है जो कड़े फैसले ले सके। और सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण, कोई भी सीरियस प्राइवेट प्लेयर, कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बिना मैनेजमेंट कंट्रोल के अपना पैसा और एक्सपर्टीज क्यों लगाएगा? वो सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर नहीं बनना चाहता, वो ड्राइवर की सीट पर बैठना चाहता है। अच्छा। तो 51% बेचना सिर्फ शेयर्स बेचना नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अब ये कंपनी आप चलाइए। जैसे सोर्स के फुटनोट में एयर इंडिया का जिक्र है, जिसका 2022 में प्राइवेटाइजेशन हुआ। हाँ, टाटा ग्रुप को। वो इसी 51% से ज्यादा वाले ब्रैकेट में आएगा। तो वहां मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि ये कहना था कि हम एयरलाइन बिजनेस से बाहर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां ओनरशिप और कंट्रोल दोनों पूरी तरह ट्रांसफर हो गए। एयर इंडिया अब एक सरकारी कंपनी नहीं है। सही। उस डील के बाद सिर्फ मालिक का नाम नहीं बदला, कंपनी का वर्क कल्चर, उसकी डिसीजन मेकिंग स्पीड, उसकी सर्विस क्वालिटी, सब कुछ बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि
हर डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, लेकिन हर प्राइवेटाइजेशन इस सेंस में डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए ही होता है। वो 49% और 51% की लाइन ही सब कुछ तय करती है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक तरीका है पूरा बेच देना, जो बहुत रेडिकल है, और दूसरा है मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेचना, जो कॉमन है। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, ये सरकारी कंपनियों से जुड़ा है। हाँ, पर सोर्स इशारा कर रहा है कि असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है, उन पॉलिसीज में जिनका सरकारी कंपनियों से सीधा लेना देना भी नहीं है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। ये तीसरा मतलब आखिर है क्या? हाँ, और ये तीसरा सेंस शायद सबसे ज्यादा हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। अच्छा, कैसे? इस डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी पॉलिसी, कोई भी सरकारी कदम जो प्राइवेट सेक्टर या मार्केट इकोनॉमी को सीधे या इनडायरेक्टली बढ़ावा देता है और स्टेट के रोल को कम करता है, वो प्राइवेटाइजेशन का ही एक रूप है। अरे, ये एक अम्ब्रेला टर्म बन जाता है। ये तो बहुत वाइड हो गया, इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। इसमें क्या क्या आ सकता है? कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स हैं सोर्स में? बिल्कुल, सोर्स कुछ बहुत अच्छे उदाहरण देता है जो इसे क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। पहला है डी लाइसेंसिंग एंड डी रेजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ, लाइसेंस राजकांत। हाँ, यानी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत खत्म करना या कम करना। 1991 से पहले भारत में लाइसेंस राज था। मेरे पिताजी बताते हैं कि उन्हें अपनी छोटी सी फैक्ट्री में एक मशीन भी लगानी होती थी तो दिल्ली में मंत्रालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। जब सरकार ने लाइसेंस की शर्तें हटाईं तो उसने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मैदान खोल दिया। ये भी एक तरह का प्राइवेटाइजेशन है, क्योंकि आप स्टेट के कंट्रोल को कम करके मार्केट को ज्यादा पावर दे रहे हैं। सही बात है, ये तो इकोनॉमिक फ्रीडम देने जैसा हुआ। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा है कट्स इन सब्सिडीज। सरकार जो छूट देती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर, खाद पर या बिजली पर, उसमें कटौती करना। ये वाला हम सबको डायरेक्टली महसूस होता है। बिल्कुल। जब सरकार सब्सिडी कम करती है तो उस प्रोडक्ट की कीमत मार्केट तय करने लगता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये भी मार्केट फोर्सेस को बढ़ावा देना है। ये तो बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। हम इसे महंगाई कहते हैं, पर सोर्स के हिसाब से ये मार्केट को प्रमोट करने की पॉलिसी है, यानी प्राइवेटाइजेशन का ही एक रूप। बिल्कुल। हर बार जब एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो वो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन इन एक्शन है। तीसरा क्या है? हाँ, और अक्सर सरकारी कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ाता है। ये भी प्राइवेटाइजेशन की ब्रॉड डेफिनेशन में आता है। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ सरकारी कंपनियों को बेचने तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी इकोनॉमिक थिंकिंग है, एक फिलॉसफी है। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है जो अक्सर मेरे मन में आता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लिबरलाइजेशन, उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को अक्सर एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये जुड़वा भाई हों। एलपीजी रिफॉर्म्स। क्या ये एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? सोर्स इस पर एक बहुत अच्छी और बहुत जरूरी बात कहता है। ये दोनों जुड़े हुए हैं पर एक नहीं है। इन्हें डेस्टिनेशन और पाथ की एनालॉजी से सबसे अच्छा समझा जा सकता है। ओके। लिबरलाइजेशन आर्थिक सुधारों की दिशा दिखाता है। ये एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है कि हमारी इकोनॉमी अब स्टेट कंट्रोल से मार्केट की डोमिनेंस की तरफ जाएगी। ये एक गोल है, एक डेस्टिनेशन है। और प्राइवेटाइजेशन उस दिशा में जाने का रास्ता है। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन उन सभी एक्शंस को, उन सभी पॉलिसीज को कहते हैं जिनसे मार्केट को प्रमोट किया जाता है। अच्छा। तो डी लाइसेंसिंग करना, सब्सिडीज काटना, सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेचना, ये सब उस रास्ते पर उठाए गए कदम है। लिबरलाइजेशन अगर मंजिल है तो प्राइवेटाइजेशन उस मंजिल तक पहुंचने वाली गाड़ी है। वाओ, ये बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है। डी लाइसेंसिंग उस गाड़ी के लिए हाईवे बनाना है, एफडीआई उस गाड़ी में फ्यूल भरना है, और डिसइन्वेस्टमेंट उस गाड़ी में बैठे सरकारी पैसेंजर्स को उतारकर प्राइवेट पैसेंजर्स को बिठाना है। मतलब लिबरलाइजेशन एक फिलॉसफी हो गई और प्राइवेटाइजेशन उस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने का एक टूल बॉक्स है। लाइसेंस राज खत्म करना भी प्राइवेटाइजेशन का एक टूल था, भले ही उसमें कोई सरकारी कंपनी बेची नहीं गई। बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन इज अ टूल टू अचीव द लार्जर गोल ऑफ लिबरलाइजेशन। इसीलिए ये दोनों शब्द हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो ये समझना कि निजीकरण के ये 3 अलग अलग चेहरे हैं। पहला 100% सेल, जो बहुत रेयर है। दूसरा मेजॉरिटी शेयर सेल, जो कंट्रोल ट्रांसफर करता है। और तीसरा मार्केट को प्रमोट करने वाली हर पॉलिसी। ये अपने आप में एक आहा मोमेंट है। सही बात है। ये सिर्फ हेडलाइंस में बिकने वाली कंपनियों की कहानी नहीं है।
ये हमारी इकोनॉमी के ऑपरेटिंग सिस्टम में हुआ एक फंडामेंटल चेंज है। Exactly. And understanding this operating system is key to making sense of the economic debates of the last 30 years. It explains why some people celebrate it as a source of growth and efficiency, while others criticize it for increasing inequality and weakening the social safety net. और दोनों आर्ग्यूमेंट्स इन्हीं अलग-अलग लेयर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन से निकलते हैं। बिल्कुल। चलिए इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ग्लोबलाइजेशन पर बात करेंगे। ये एक ऐसा शब्द है जो हम हर जगह सुनते हैं, मतलब न्यूज़ से लेके कॉलेज कैंटीन की बहस तक। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ विदेशी ब्रांड्स के जूते पहनना और एमएनसीज में जॉब करना है? हमारे पास जो ये सोर्स मटेरियल है, ये इसकी कई परतें खोलता है। तो चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, और ये सोर्सेज एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई आज की चीज़ नहीं है। इसका एक लंबा उतार चढ़ाव वाला इतिहास है और समय के साथ इसका मतलब भी पूरी तरह बदल गया है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशंस भी हैं, जिन्हें समझे बिना पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। तो सबसे पहली और दिलचस्प बात जो सोर्स में है, वो ये कि ग्लोबलाइजेशन हमेशा से होता आया है, किसी ना किसी रूप में। मतलब ये कोई 1990s का इन्वेंशन नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। या 1800 से लेकर 1930 तक के एक दौर की बात की गई है। वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का दौर था। ये कैसा रहा होगा? क्या हम उसे आज के दौर से कंपेयर कर सकते हैं? वो एक अलग तरह का इंटीग्रेशन था। उस दौर में भी देशों के बीच व्यापार था, लोग एक देश से दूसरे देश काम करने जा रहे थे, पूंजी का प्रवाह था, विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। लेकिन सोर्स ये बताता है कि ग्रेट डिप्रेशन और 2 वर्ल्ड वॉर्स ने उस पूरी दुनिया को बिखेर कर रख दिया। अच्छा। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल गईं, देशों के बीच का भरोसा खत्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि सबने अपनी अपनी सीमाओं को और सख्त कर दिया, जिसे सोर्स में रिट्रेंचमेंट और ट्रेड बैरियर्स कहा गया है। मतलब एक बड़ा सा परिवार था जो साथ में मिलकर व्यापार करता था, फिर जबरदस्त झगड़ा हुआ और सबने अपने अपने कमरों में दरवाजे बंद कर लिए। किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल, यही हुआ। वो एक तरह का डीग्लोबलाइजेशन था और इसी वजह से दुनिया को दोबारा जुड़ने में कई दशक लग गए। यहाँ कर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो शब्द ग्लोबलाइजेशन है, जिसे हम आज इतना इस्तेमाल करते हैं, ये असल में मिड 1980s में OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने पॉपुलराइज किया। हाँ। और तब इसका मतलब आज से बहुत अलग था। सोर्स कहता है कि इसका मतलब था किसी OECD कंपनी का अपने देश के बाहर अपने फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करना। ये तो सुन के ही बड़ा वन साइडेड लगता है ना, मतलब बस अमीर देशों की कंपनियों का फायदा। हाँ, और यही बात सबसे हैरान करने वाली है कि शुरुआत में ये डेफिनेशन कितनी नैरो और सेल्फ सर्विंग थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सोच ज्यादा दिन चली नहीं। मिड 1980s में ही OECD ने एक बड़े शिफ्ट का प्रपोजल दिया। अब बात सिर्फ एक कंपनी के फायदे की नहीं थी, बल्कि अलग अलग नेशनल इकोनॉमीज को एक सिंगल ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने की थी। अच्छा। एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी जहां प्रोडक्शन और फाइनेंशियल कैपिटल आजादी से घूम सकें बिना किसी रोक टोक के। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए फिर GATT यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और फिर 1995 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं बनाई गई। सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, एक कंपनी के मुनाफे से हटकर पूरी दुनिया को एक बाजार बनाने का विचार। इसी के बाद ग्लोबलाइजेशन का ऑफिशियल मीनिंग बना देशों की इकोनॉमीज का अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर सब शामिल हों। एग्जैक्टली, एकदम ओपन फील्ड जैसा, जहां कोई भी कहीं भी जाकर व्यापार कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है और काम कर सकता है। सुनने में तो ये एक आदर्श स्थिति लगती है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई दीवारें ना हो। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि इस आदर्श स्थिति को देखने के भी 2 बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं। एक तरफ थॉमस फ्रीडमैन की बेस्ट सेलर द वर्ल्ड इज फ्लैट का जिक्र है, जो कहती है कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को समतल कर दिया है। अब सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। भारत के किसी छोटे शहर का नौजवान भी सिलिकॉन वैली में बैठे किसी से भी कॉम्पीट कर सकता है। ये नजरिया बहुत पॉपुलर हुआ और इसमें सच्चाई का अंश भी है। टेक्नोलॉजी ने वाकई दूरियां कम किए हैं और मौके पैदा किए हैं। लेकिन सोर्सी में पॉलिटिकल साइंटिस्ट का एक दूसरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स व्यू भी है। वो क्या है? उनके मुताबिक ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी स्थिति है
जहां हमारी जिंदगी दूर दराज हो रही घटनाओं से इस तरह जुड़ जाती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और ये स्टेट को यानी सरकार के कंट्रोल को सबऑर्डिनेट करता है, उसे कमजोर करता है। एक मिनट, सरकार के कंट्रोल को सबऑर्डिनेट करता है, इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? मतलब सरकारें चाहकर भी अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से पूरी तरह नहीं बचा सकती? बिल्कुल। क्योंकि अब खेल के नियम सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तय हो रहे हैं। बिल्कुल। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के फैसले या किसी दूसरे देश की नीतियां कभी-कभी देश की अपनी पॉलिसीज पर भारी पड़ जाती हैं। जैसे WTO के नियमों की वजह से भारत को अपनी एग्रीकल्चर सब्सिडी या दवाइयों के पेटेंट लॉज में बदलाव करने पड़ते हैं, भले ही वो यहाँ की राजनीतिक जरूरत ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2008 में अमेरिका में लेमन ब्रदर्स बैंक डूबता है और उसका सीधा असर बेंगलोर या गुड़गांव में बैठे IT प्रोफेशनल की नौकरी पर पड़ता है। सिर्फ उतना ही नहीं, सोचिए मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और मुंबई में ऑटो का किराया महंगा हो जाता है। सही बात है। यूक्रेन में युद्ध होता है और भारत में गेहूं और खाने के तेल के दाम बढ़ जाते हैं। ताइवान में एक चिप फैक्ट्री में दिक्कत आती है और यहाँ कार या लैपटॉप खरीदने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। ये ग्लोबलाइजेशन का वो पहलू है जो द वर्ल्ड इज फ्लैट वाली थियरी में अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। हमारी आपसी निर्भरता हमें मजबूत भी बनाती है और साथ ही बहुत कमजोर भी। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है भारत के लिहाज से। भारत WTO का फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में शुरू हुए। तो भारत के लिए ग्लोबलाइजेशन का सफर दूसरों से अलग था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सोर्स में एक बड़ी अच्छी लाइन है, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण मार्केट इकोनॉमी की तरफ एक कदम है, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण उस तक पहुंचने का रास्ता है, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण अल्टीमेट गोल है। ये एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है इसे समझने के लिए। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बंद थी। लिबरलाइजेशन ने दरवाजे खोले, प्राइवेटाइजेशन ने सरकार का बोझ कम किया और प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का मौका दिया, और इन दोनों का मकसद था भारत को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ना। सोर्स में इंडियन आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है, जो वेलफेयर स्टेट की सोच से गहराई से जुड़ी है। जी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम ग्लोबल मार्केट के फायदे भी चाहते हैं और अपने लोगों का ध्यान भी रखना चाहते हैं, लेकिन क्या असलियत में ऐसा कर पाना मुमकिन है? क्या ग्लोबल कंपटीशन और सोशल वेलफेयर के बीच हमेशा एक टकराव नहीं बना रहता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यही भारतीय ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी चुनौती और खूबी दोनों है। टकराव तो है, एक तरफ आपको विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाना है, लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल करना है, टैक्स कम रखने हैं। राइट। दूसरी तरफ आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि किसानों को MSP मिले, गरीबों को सस्ता राशन मिले, मनरेगा जैसी योजनाएं चलती रहें। ये एक बहुत ही महीन बैलेंसिंग एक्ट है। तो क्या भारत ये बैलेंस कर पाया है? सोर्स के हिसाब से भारत की कोशिश हमेशा इसी दिशा में रही है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब ये सिर्फ भारत का नजरिया नहीं रहा। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, हाँ, जो कभी सिर्फ फ्री मार्केट की बात करती थी, हाँ बिल्कुल, जो कभी सिर्फ फ्री मार्केट और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की वकालत करती थी, अब वो भी मानती हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन से दुनिया की आबादी के 5वें हिस्से यानी सबसे गरीब तबके का जीवन स्तर नहीं सुधरता तो वो असली डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा। ये भारत के स्टैंड की एक तरह से वैश्विक पुष्टि है कि विकास का मतलब सिर्फ GDP के आंकड़े बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस विकास का फायदा समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचाना है। तो इन सब का आज के दौर में क्या मतलब निकलता है, खासकर कोविड-19 के बाद जब हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसा नारा सुना? सोर्स में इसे ब्लेंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कहा गया है। पहली नजर में ये ग्लोबलाइजेशन से पीछे हटने जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि हम फिर से 1980 की तरह दरवाजे बंद कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल कह रहे हैं। क्या ये सच है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी तरह से U-टर्न नहीं है। तो फिर क्या है? सोर्स साफ कहता है कि भारत MSMEs, एग्रीकल्चर और लोकल सप्लाई चेन्स को बूस्ट कर रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात के विकल्प ढूंढ रहा है, और एक्सपोर्ट्स को इनकरेज कर रहा है। लेकिन ये सब करते हुए भी वो ऑफिशियली मल्टीलैटरलिज्म यानी ग्लोबलाइजेशन और वैश्विक सहयोग के प्रति कमिटेड है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट है, U-टर्न नहीं। एग्जैक्टली। इसको किसी आसान एनालॉजी से समझा सकते हैं? जरूर। जैसे कोई क्रिकेट टीम कहे कि हम इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, पर उससे पहले हम अपने घरेलू खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर और मजबूत करेंगे, अपने स्टेडियम और पिचों को बेहतर बनाएंगे, और अपनी टीम के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिशन प्लान तैयार करेंगे। बिल्कुल।
ये दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि दुनिया से बेहतर तरीके से मुकाबला करने की तैयारी है। कोविड ने दुनिया को सिखाया कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स कितनी नाजुक हो सकती हैं। हाँ, ये तो है। आत्मनिर्भर भारत उसी सीख का नतीजा है। अपनी इकोनॉमिक इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर लो कि ग्लोबल शॉक्स को बेहतर तरीके से झेल सको। ये दिलचस्प है। अफसोस में एक छोटे से बॉक्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे की लॉजिक समझाई गई है। ये कहता है कि लोगों की परचेसिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता बढ़ाने के लिए पहले प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी है। और प्रोडक्शन अक्सर कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति लेकर आते हैं। यहीं पर मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है ना? अक्सर प्रो बिजनेस पॉलिसीज को तुरंत प्रो रिच और एंटी पोर का टैग दे दिया जाता है। सोस इस राजनीतिक दुविधा को सीधे सीधे एड्रेस करता है। वो कहता है कि ये तर्क अक्सर राजनीतिक बहसों में खो जाता है या तोड़-मड़ो दिया जाता है। दलील ये है कि जब तक अर्थव्यवस्था का आकार ही नहीं बढ़ेगा, जब तक पाई ही बड़ा नहीं होगा, तो उसे बांटेंगे कैसे? सही बात है। जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी और उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक सरकार के पास वेलफेयर स्कीम्स चलाने या लोगों की आय बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सरकार टैक्स कहाँ से वसूलेगी? अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां कैसे पैदा होंगी? लेकिन आम आदमी के नजरिए से देखें तो उसे लगता है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों को तो टैक्स में छूट दे रही है, लेकिन मेरे पेट्रोल का दाम कम नहीं हो रहा। ये गुस्सा तो स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। और सोस ये मानता है कि ये एक धीमी प्रक्रिया है। बढ़े हुए उत्पादन और आय का फायदा आम लोगों तक पहुंचने में, ट्रिकल डाउन होने में वक्त लगता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता, बार बार बदलती सरकारें और नीतियां इस प्रोसेस को और भी धीमा कर देती हैं। मतलब निवेशक डरता है। हाँ, निवेशक डरता है, फैसले रुक जाते हैं और सुधारों का असर दिखने में और भी देर लगती है। मतलब शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल फायदों और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बीच एक लगातार खिंचतान चलती रहती है। हर सरकार को ये दुविधा झेलनी पड़ती है। क्या हम आज लोक लुभावन नीतियां अपनाकर अगला चुनाव जीतें या फिर कुछ कड़े आर्थिक फैसले लेकर देश की नींव को मजबूत करें, जिसका फायदा शायद सालों बाद दिखेगा और शायद उसका क्रेडिट भी हमें ना मिले। बिल्कुल। यही किसी भी लोकतंत्र की, खासकर भारत जैसे विशाल और विविध देश की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक सुधारों को अक्सर एक कड़वी दवाई की तरह देखा जाता है, जिसका असर देर से होता है लेकिन इलाज के लिए जरूरी होता है। और कोई भी राजनीतिक दल अपने वोटरों को ये कड़वी दवाई पिलाने का जोखिम आसानी से नहीं लेना चाहता। सही है। तो कुल मिलाकर इन सोर्सेस को देखने के बाद ये तो साफ है कि ग्लोबलाइजेशन कोई एक सीधी साधी काली सफेद चीज नहीं है। ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से चालू या बंद कर ले। ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, अलग अलग विचारों का एक मैदान है और भारत जैसे देश के लिए, दुनिया के लिए दरवाजे खोलने और अपने लोगों की रक्षा करने के बीच एक निरंतर संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। 19वीं सदी के शुरुआती इंटीग्रेशन से लेकर वर्ल्ड वॉर्स के बिखराव तक, फिर GATT और WTO के जरिए दुनिया को एक बाजार बनाने की कोशिश, और अब कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत जैसी धारणाओं तक का सफर दिखाता है कि ये एक जीवित, बदलता हुआ विचार है। ये समय और जरूरतों के हिसाब से अपना रूप बदलता है। ये एक मंजिल से ज्यादा एक लगातार चलने वाला जटिल सफर है। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो अलग अलग जेनरेशंस हैं उन पर बात करते हैं। हाँ। वैसे तो सब जानते हैं कि 1991 में सुधारों की एक बड़ी लहर आई, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि सरकार ने कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट की हो कि ये है फर्स्ट जनरेशन। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब शुरू हो रही है सेकंड जनरेशन। ये सब तो बाद में घड़ा गया है ना। बिल्कुल। ये कैटेगरीज बाद में इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने बनाई ताकि इतने बड़े और लंबे प्रोसेस को समझने में आसानी हो। अच्छा। ये एक तरह से रिफॉर्म्स की कहानी को अलग अलग चैप्टर्स में बांटने जैसा है। सही बात है। एक्चुअली सरकार ने पहली बार 2001 के बजट भाषण के आसपास इन जेनरेशंस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था। ओह अच्छा, तो काफी बाद में। हाँ, और सोर्स ये भी बताता है कि ऑफिशियली तो 3 जेनरेशंस की बात हुई है, पर एक चौथी पीढ़ी की भी चर्चा होती है जो शायद सबसे ज्यादा हमारी आज की जिंदगी को शेप कर रही है। और एक मजेदार बात यह भी है कि कुछ इकोनॉमिस्ट तो मिड 1990s के, मतलब राजीव गांधी के समय के जो छोटे मोटे सुधार थे उन्हें फर्स्ट जनरेशन मानते हैं। हाँ, वो एक अलग डिबेट है पूरी। खैर, वो एक अलग बहस है। तो चलिए 1991 वाले बड़े धमाके से शुरू करते हैं और जरा खोल कर देखते हैं कि इस फर्स्ट जनरेशन यानी 1991 से 2000 का असली मतलब क्या था। तो फर्स्ट जनरेशन को सरकार ने भी बाद में सेकंड जनरेशन के साथ ही रेफर किया था, मतलब एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिवली डिफाइन किया। हाँ। तो इसके मुख्य बिंदु क्या थे? पहला जिक्र है प्रमोशन टू प्राइवेट सेक्टर का,
ये सुनने में तो आज बड़ा सीधा लगता है, पर उस समय के लाइसेंस राज के माहौल में ये किसी धमाके से कम नहीं होगा। अरे धमाका ही था। इसका मतलब था कि पूरी व्यवस्था के दरवाजे खिड़की खोल देना। इसमें कुछ बहुत बड़े स्टेप्स थे। जैसे? पहला था डी रिजर्वेशन और डी लाइसेंसिंग। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक एक्सक्लूसिव क्लब की तरह थीं जिसमें सिर्फ सरकार की एंट्री थी। डी रिजर्वेशन ने वो दरवाजे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिए। और डी लाइसेंसिंग, अरे सिर्फ डी लाइसेंसिंग कहना बहुत आसान है। मतलब? उस दौर के उद्योगपति बताते थे कि एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन के लिए 70-80 अलग-अलग जगहों पर साइन करवाने पड़ते थे। बाप रे। गाड़ी का मॉडल बदलने के लिए भी प्रधानमंत्री दफ्तर से मंजूरी लगती थी। वाह। ये उस लाइसेंस राज का असली चेहरा था जिसे इन सुधारों ने तोड़ा। मतलब ब्यूरोक्रेसी की वो जो लाल फीताशाही थी जिसके चक्कर में फाइलें सालों तक अटकी रहती थी, बिल्कुल उसे काटा गया। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कदम था एबोलिशन ऑफ द MRTP लिमिट। MRTP लिमिट? हाँ, ये एक तरह की कह लीजिए एक अदृश्य छत थी जो बड़ी कंपनियों को एक साइज के बाद और बड़ा होने से रोकती थी। ऐसा क्यों? सरकार को डर था कि ये बहुत बड़ी होकर मोनोपोली न बना लें, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। अच्छा। तो इस लिमिट को हटाने से कंपनियों को एक्सपैंड करने की आज़ादी मिली ताकि वो ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकें। और तीसरा, एनवायरमेंटल लॉज को थोड़ा आसान बनाएगा ताकि नई इंडस्ट्रीज लगाने में बेवजह की रुकावटें कम हो और प्रोसेस तेज हो। एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट की बात है जो आज भी खबरों में आते ही एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट छेड़ देता है। एग्जैक्टली। इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई। हाँ, इसकी नींव यहीं रखी गई थी। सरकार ने अपनी कंपनियों, जिन्हें हम PSUs कहते हैं, में अपनी हिस्सेदारी यानी शेयर्स बेचना शुरू किया। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टोकन डिसइन्वेस्टमेंट था। टोकन मतलब सरकार पूरी कंपनी नहीं बेच रही थी, बल्कि 5-10% जैसी छोटी हिस्सेदारी बेच रही थी। मैनेजमेंट कंट्रोल और मालिकाना हक सरकार के पास ही रहता था। तो इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था या इसके पीछे कोई और सोच थी? ये फैसिनेटिंग है कि इसका प्राइमरी मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। अच्छा। ज्यादा बड़ा उद्देश्य था इन सरकारी कंपनियों को ज्यादा प्रोफेशनल और एफिशिएंट बनाना। जब किसी कंपनी के शेयर्स बाजार में लिस्ट होते हैं तो उस पर मार्केट का, इन्वेस्टर्स का प्रेशर आता है। हाँ, उसे हर 3 महीने में अपने नतीजे घोषित करने पड़ते हैं, अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी पड़ती है। बिल्कुल, ये वही कोशिश थी। फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये तो बहुत टेक्निकल लगता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, फेरा को फेमा बनाना। आम इंसान की भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे आसान बनाते हैं। पहला है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है। पहले सरकार तय करती थी कि $1 7 का होगा, तो वो 7 का ही होगा चाहे बाजार में कुछ भी हो रहे हो। अच्छा। इसे हटाने के बाद ये मार्केट की डिमांड सप्लाई पर छोड़ दिया गया। जैसे सब्जी मंडी में प्याज के दाम मांग और सप्लाई के हिसाब से रोज बदलते हैं, वैसे ही डॉलर का रेट भी मार्केट के हिसाब से रोज बदलने लगा। अच्छा। और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इसने विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले। लेकिन उस समय एक डर ये भी तो था कि विदेशी कंपनियां आकर भारतीय बिजनेस को खत्म कर देंगी। हाँ, ये बहुत बड़ा डर था। क्या वो डर सही साबित हुआ? सोर्सेज बारे में कुछ बताता है? ये डर सिर्फ आम लोगों में नहीं, बल्कि कई बड़े भारतीय उद्योगपतियों में भी था। इसे बॉम्बे क्लब भी कहा गया। हाँ, सुना है। उन्हें लगा कि हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि इन ग्लोबल जायंट्स से कम्पीट कर सकें। सोर्स सीधे तौर पर इसका नतीजा नहीं बताता, पर हम आज देख सकते हैं कि हुआ क्या। कुछ भारतीय कंपनियां खत्म हुई, लेकिन कईयों ने खुद को बदला, मजबूत किया और आज वो खुद ग्लोबल जायंट्स हैं। तो ये एक तरह का सिंक और स्विम मोमेंट था। बिल्कुल। और तीसरा, फेरा को फेमा बनाना। ये सिर्फ एक अक्षर का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। कैसे? फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एक बहुत सख्त कानून था। वो हर फॉरेन ट्रांजैक्शन को शक की नजर से देखता था। अच्छा। फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने इसे लिबरल बनाया और फॉरेन ट्रेड को मैनेज करने पर फोकस किया, न कि उसे अपराधी की तरह देखने पर। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था के बड़े दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन आम आदमी की जेब और बैंक खाते पर इसका क्या असर पड़ा? यहीं पर फाइनेंशियल और टैक्स रिफॉर्म्स की बात आती है ना? बिल्कुल। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग, कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में सुधार हुए। इसी दौर में प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC, ICICI बड़े हुए और म्यूचुअल फंड्स आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। 1991 से पहले आम आदमी के लिए म्यूचुअल फंड या प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाना
एक बहुत बड़ी बात थी। सही बात है। ये सुधारी थे जिन्होंने फाइनेंस को मिडिल क्लास के डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाया। और टैक्स रिफॉर्म्स? टैक्स रिफॉर्म्स का भी यही मकसद था, टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, टैक्स का दायरा बढ़ाना और टैक्स चोरी को रोकना। तो फर्स्ट जनरेशन एक तरह से इमरजेंसी सर्जरी थी, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। लेकिन एक बार मरीज स्थिर हो जाए तो फिर असली, गहरी और मुश्किल सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जो शायद ज्यादा दर्दनाक भी हों। क्या सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स जो 2001 से शुरू हुए वही थे? बहुत सही एनालॉजी है। ये सुधार अर्थव्यवस्था की नसों को छू रहे थे। नसों को? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, फर्स्ट जनरेशन सुधार वो थे जिन्हें लागू करना राजनीतिक रूप से उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि देश संकट में था, सब राजी थे। हाँ। लेकिन सेकेंड जनरेशन में फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स जैसे मुद्दे थे जो सीधे तौर पर कीमतों, सब्सिडीज और आम लोगों की जेब से जुड़े थे। अच्छा। इनमें हाथ डालना मतलब राजनीतिक तौर पर बहुत हिम्मत दिखाना था। चलिए इसी फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स को समझते हैं। इसे सुधार प्रक्रिया की रीढ़ यानी बैकबोन कहा गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म एपीएम को खत्म करने की बात है। ये एपीएम क्या था? एपीएम का मतलब था कि सरकार जरूरी चीजों के दाम खुद तय करती थी, मार्केट नहीं। ठीक है। सोर्स में पेट्रोलियम, शुगर, फर्टिलाइजर्स और ड्रग्स के उदाहरण हैं। मान लीजिए सरकार ने तय कर दिया कि चीनी 30 रुपए किलो बिकेगी। अब अगर उसे बनाने की लागत ही 28 रुपए है तो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो वो प्रोडक्शन क्यों बढ़ाएंगे? एग्जैक्टली। नतीजा, वो प्रोडक्शन बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेंगे और मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच एक गैप बन जाएगा, जिससे कमी होने लगती थी। इन सुधारों का मकसद इन चीजों के दाम मार्केट को तय करने देना था। सोर्स में केरोसिन, एलपीजी और डीजल का जिक्र है। मार्च 2014 तक इन पर से एपीएम हटा दिया गया। इसका असर तो हर मिडिल क्लास परिवार ने अपने महीने के बजट पर महसूस किया होगा। बिल्कुल। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज बदलने लगी। हाँ। एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आने लगी, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं। राइट। ये सब इसी रिफॉर्म का नतीजा है। हालांकि सोर्स ये भी बताता है कि फर्टिलाइजर्स में सिर्फ यूरिया को छोड़कर ज्यादातर दवाओं को एपीएम से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, यूरिया को क्यों छोड़ा? यूरिया पर सब्सिडी अभी भी एक बड़ा सोशियो पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर करोड़ों किसानों की परचेजिंग पावर से जुड़ा है और कोई भी सरकार इसे छेड़ने का राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती। समझ गया। सेकेंड जनरेशन में पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स का तरीका भी बदला। अब स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। ये टोकन से स्ट्रैटेजिक का सफर कितना बड़ा था? ये सिर्फ हिस्सेदारी का गणित नहीं था, ये सोच का फर्क था, माइंडसेट का। हाँ। टोकन डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार कह रही थी, हमें थोड़े पैसे चाहिए और थोड़ी एफिशिएंसी भी, लेकिन मालिक हम ही रहेंगे। चाबियां सरकार के पास ही रहती थी। ठीक है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार ने पहली बार माना कि शायद ये बिजनेस चलाना हमारा काम ही नहीं है, इसे कोई और बेहतर चला सकता है। ओहो। इसमें सरकार मेजॉरिटी स्टेक यानी 51% से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट प्लेयर को सौंप देती है। मतलब कंपनी की चाबियां अब प्राइवेट मालिक के हाथ में। हाँ। सोर्स में एमएफआईएल और बेल्को का उदाहरण है, जहां पहली बार ओनरशिप ट्रांसफर हुई। ये प्राइवेटाइजेशन की असली शुरुआत थी। और सरकार का रोल कंट्रोलर से फैसिलिटेटर बन गया। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या जमीनी हकीकत भी बदली? क्या आज भी एक छोटा व्यापारी सरकारी दफ्तरों के चक्करों से आजाद हो पाया है? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट था, इसमें कोई शक नहीं। सरकार ने खुद को एक अंपायर की तरह देखना शुरू किया, जो नियम बनाती है और खेल को निष्पक्ष रखती है। कि खुद एक खिलाड़ी बनकर हर गेंद खेलने की कोशिश करती है। एग्जैक्टली। इसके लिए लीगल रिफॉर्म्स भी हुए, जैसे सीआरपीसी, लेबर लॉज, कंपनी लॉज में बदलाव और साइबर लॉ जैसे नए क्षेत्रों में कानून बनाना। लेकिन जैसा आपने कहा, क्या ये पूरी तरह से जमीन पर उतरा? शायद नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें आज भी होती हैं, जिसका मतलब है कि ये सफर अभी भी जारी है। इसमें क्रिटिकल एरियाज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन पर भी जोर दिया गया। और फिस्कल कंसोलिडेशन की भी बात है, जिसमें एफआरबीएम एक्ट का जिक्र है। फिस्कल कंसोलिडेशन का सीधा मतलब है सरकार का वित्तीय अनुशासन, अपने खर्चों पर लगाम लगाना। हाँ, जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं कि आमदनी इतनी और खर्च इतना, वैसे ही सरकार भी अपने खर्चों और कमाई के बीच संतुलन बनाए। अच्छा। एफआरबीएम एक्ट
इसी को एक कानूनी रूप देता है। ये एक तरह से सरकार का खुद पर लगाया गया एक क्रेडिट कार्ड लिमिट है कि हम अपने घाटे को एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। इंटरेस्टिंग। इसी दौर में राज्यों को भी ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देने की बात हुई ताकि वो अपने फैसले बेहतर तरीके से ले सकें और हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दिल्ली पर निर्भर न रहें। और सोशल सेक्टर पर ध्यान, इंक्लूसिव ग्रोथ का विचार भी इसी समय मजबूत हुआ। हाँ, 2000 के दशक की शुरुआत में ये महसूस किया गया कि विकास का फायदा सब तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ने से या शेयर मार्केट के ऊपर जाने से काम नहीं चलेगा। अगर विकास का फल समाज के सबसे निचले तबके तक नहीं पहुंच रहा तो वो अधूरा है। इसलिए हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स पर बजट में ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा ताकि विकास इंक्लूसिव यानी समावेशी हो सके। अब थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इसका जिक्र 10th प्लान 2002-2007 के साथ आता है। इसका कोर आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी पीआरआई को मजबूत करना था। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। क्रांतिकारी था भी। इसका मुख्य मकसद था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा और फैसले लेने की ताकत ग्रास रूट्स लेवल तक यानी गांव तक पहुंचे। अच्छा। विचार ये था कि फैसले लेने की शक्ति सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित न रहे। गांव के लोगों को यह तय करने का हक मिले कि उनके यहाँ सड़क कहाँ बनेगी, स्कूल में टीचर आ रहा है या नहीं, या तालाब की सफाई कैसे होगी। बिल्कुल। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स से जोड़ने की कोशिश थी। पर क्या हकीकत में ऐसा हुआ? सोर्सेज इस पर क्या बताते हैं? क्या पंचायतों को सच में वो ताकत और पैसा मिला जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें, या ये भी सिर्फ कागज पर ही एक अच्छा विचार बनकर रह गया? सोर्स इसकी कामयाबी या नाकामी पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताता, लेकिन ये एक मिलीजुली कहानी रही है। संवैधानिक दर्जा तो मिल गया, लेकिन असलियत में फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज का ट्रांसफर, मतलब पैसा, काम और कर्मचारी। हाँ, वो ट्रांसफर राज्यों ने पूरी तरह से पंचायतों को नहीं सौंपा। कई राज्यों में आज भी पंचायतें सिर्फ नाम के लिए हैं और पैसों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर हैं। तो हाँ, ये एक बहुत जरूरी कदम था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आज भी अधूरा है। तो ये सत्ता को गांव तक ले जाने की बात हुई। इसके बाद आती है चौथी पीढ़ी, जिसे सोर्स अनऑफिशियल कहता है। ये आईटी एनेबल्ड भारत का विजन था। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात थी या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? ये 2001 के एक प्रस्ताव से आया, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी। ये पूरे रिफॉर्म प्रोसेस को एक नया डायमेंशन देने की सोच थी। अच्छा। इसके दो मुख्य फायदे देखे गए। पहला कि आईटी खुद एक बड़ी इंडस्ट्री बनेगी जो एक्सपोर्ट्स करेगी, नौकरियां देगी, और ये हमने पिछले 20-25 सालों में सच होते देखा है। हाँ, भारत की आईटी इंडस्ट्री आज दुनिया में एक मिसाल है। बिल्कुल। और दूसरा फायदा? दूसरा, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, ये था कि आईटी बाकी तीनों जनरेशन्स के सुधारों के लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगी, उन्हें गति देगी और सिंक्रोनाइज करेगी। मतलब टेक्नोलॉजी एक धागे की तरह काम करेगी। हाँ, एक तरह से वो धागा बनेगी जो बाकी सारे सुधारों को एक साथ पिरो देगी। उदाहरण के लिए सेकेंड जनरेशन में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई और थर्ड जनरेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की। टेक्नोलॉजी इन दोनों को सच करने का हथियार बनी। और सोर्स में आधार, जैम, ट्रिनिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जिक्र है। ये तो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम चौथी पीढ़ी के सुधारों के बीच में ही जी रहे हैं? बिल्कुल। ये उसी विजन के मॉडर्न डे एप्लीकेशंस हैं। जैम, ट्रिनिटी यानी जनधन खाते, आधार और मोबाइल। हाँ। इन तीनों ने मिलकर सरकारी योजनाओं का पैसा, जैसे कि एलपीजी सब्सिडी या किसान सम्मान निधि, सीधे लाभार्थी के खाते में भेजना संभव बनाया। इसे ही हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी कहते हैं। सोचिए, पहले दिल्ली से 100 रुपए चलते थे तो गरीब तक 15 रुपए पहुंचते थे, ऐसा कहा जाता था। डीबीटी ने उस लीकेज को काफी हद तक बंद कर दिया है। सही बात है। ये टेक्नोलॉजी के जरिए गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने का सबसे बड़ा और सबसे सफल उदाहरण है। तो ये थी आर्थिक सुधारों की अलग अलग पीढ़ियां, हर एक अपने खास फोकस और चुनौतियों के साथ। बिल्कुल, एक पूरी जर्नी रही है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम रिफॉर्म अप्रोच पर आते हैं। जब 1991 में भारत ने अपनी इकॉनमी खोली तो सवाल ये था कि इसे किया कैसे जाए। मतलब क्या सब कुछ एक ही झटके में बदल दिया जाए या फिर धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ा जाए? ये किसी भी बड़े बदलाव का मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल, और ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं था।
मिड 1980 से ही दुनिया भर में रिफॉर्म्स की एक लहर चल रही थी। राइट। उस दौर में एक आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ जिसे वॉशिंगटन कंसेंसस कहा गया। ये बेसिकली IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों से निकली 10 बड़ी आर्थिक सलाहों का एक पैकेज था। अच्छा। कि सरकार को बिजनेस से दूर रहना चाहिए, टैक्स कम करने चाहिए और व्यापार के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए। इसी सोच ने दुनिया भर के रिफॉर्म्स को शक्ल दी और देशों के रास्ते को 2 कैटेगरीज में बांट दिया। ओके, तो ये 2 रास्ते कौन से थे? पहला था ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच, जिसका मतलब था धीरे धीरे संभल कर बदलाव करना। आप सोचिए जैसे कोई अपनी सेहत सुधारने के लिए धीरे धीरे आदतें बदलता है। आज से मीठा कम, कल से थोड़ी सैर। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, और दूसरा था जिसे शॉक थेरेपी या स्टॉप एंड गो अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है तेजी से बड़े और कड़े फैसले लेना। मतलब एक ही दिन में जिम भी ज्वाइन कर लिया, डाइट भी पूरी बदल दी, सब कुछ एक साथ। बिल्कुल। और भारत ने जाहिर है धीरे धीरे चलने वाला रास्ता चुना। हम भारतीय शायद हर काम धीरे धीरे ही करते हैं, लेकिन क्या इसे सिर्फ धीरे धीरे कहना सही है? उस वक्त के हिसाब से तो लाइसेंस राज खत्म करना एक बहुत बड़ा और तेज झटका था। शायद बाहर से देखने पर ये ग्रेजुअल लगता हो, पर उस वक्त के बिजनेस के लिए तो ये किसी शॉक थेरेपी जैसा ही रहा होगा। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। बिल्कुल, उस वक्त के उद्योगपतियों के लिए तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन जब हम ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से देखते हैं तो एक्सपर्ट्स इसे ग्रेजुअलिस्ट या इंक्रीमेंटल ही मानते हैं। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत की राजनीतिक सच्चाई। हमारी डेमोक्रेसी बहुत प्लुरलिस्टिक और पार्टिसिपेटिव है। यहाँ इतने सारे मत हैं, इतनी सारी आवाजें हैं कि आप रातों रात सब कुछ नहीं बदल सकते। और ये कोई आइडियोलॉजिकल यू टर्न भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि एक सरकार आई और उसने सब कुछ पलट दिया। नहीं। अलग अलग पार्टियों की जो कोलिशन सरकारें थीं, उनके बीच भी रिफॉर्म्स पर एक आम सहमति, एक जनरल कंसेंसस बन गया था, जो भारतीय राजनीति में अपने आप में एक कमाल की बात है। सही कहा। इस ग्रेजुअल अप्रोच का मकसद ही यही था कि देश में कोई बड़ा सोशियो पॉलिटिकल अपह्यूअल यानी कोई सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल ना हो। सरकारें डरती थीं कि अगर एकदम से सब कुछ बदल दिया तो जनता सड़कों पर उतर आएगी। लेकिन जैसा आपने कहा, इस संभल कर चलने की एक कीमत चुकानी पड़ी। और वो कीमत क्या थी? क्या हम रेस में पीछे रह गए? एक तरह से हाँ। इस धीमी चाल की वजह से हमें वो डिजायर्ड इकोनॉमिक आउटकम नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। जो फर्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स थे वो उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे पाए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ और जरूरी रिफॉर्म्स जैसे लेबर लॉ में सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार उस वक्त नहीं किए गए। उन छूटे हुए रिफॉर्म्स को करने में भारत को लगभग 1 दशक लग गया। और जब सेकंड जनरेशन के रिफॉर्म्स हुए भी तो उनके फायदे नॉन इंक्लूसिव रहे। नॉन इंक्लूसिव मतलब उनका फायदा समाज के हर तबके तक, खासकर गरीबों तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन रिफॉर्म्स को एक्टिव पब्लिक पॉलिसीज जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी के साथ नहीं जोड़ा गया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि लोगों में एक तरह की डिसइल्यूजनमेंट, एक निराशा फैल गई। लोगों को लगा कि ये रिफॉर्म्स तो बस अमीरों के लिए हैं और फिर सरकारों के लिए आगे के रिफॉर्म्स के लिए पब्लिक सपोर्ट जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। तो भारत के इस धीमे संभलकर चलने वाले मॉडल के नुकसान तो साफ दिख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो दूसरा शॉक थेरेपी वाला रास्ता था वो बेहतर था? सोर्स में ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों का उदाहरण है। क्या वहां सब कुछ सही हो गया? उन देशों ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। वहां की सरकारों ने पहले उन सेक्टर्स को पिन पॉइंट किया जहां रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे किसी डॉक्टर ने बीमारी की जड़ पकड़ लियो। फिर उन्होंने एक कोर्सिव एटमॉस्फेयर बनाया। एक मिनट, कोर्सिव एटमॉस्फेयर, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां बदलाव को लागू करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना हो सकता है ये किसी बड़े आर्थिक संकट के दौरान किया गया हो, जब जनता भी बदलाव के लिए तैयार थी। ओके। और फिर उन्होंने एक साथ एक ही झटके में कई रिफॉर्म्स एक्टिवेट कर दिए। इसमें सोशियो पॉलिटिकल फ्रंट पर बहुत हाई रिस्क थे। जनता का विरोध हो सकता था, अस्थिरता आ सकती थी। लेकिन क्या इस कोएसिव एटमॉस्फेयर का कोई बड़ा नेगेटिव असर भी हुआ? क्या वहां की जनता ने इसका विरोध नहीं किया? सोर्स इस बारे में कुछ बताता है? सोर्सेस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये बताता है कि मीडियम टर्म में उन सरकारों ने जनता का समर्थन जुटाया ताकि वो और बड़े रिफॉर्म्स कर सकें। शायद उन्हें शुरुआती सफलता मिली जिससे लोगों का भरोसा बन गया। हो सकता है। लेकिन ये साफ है कि भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक बनावट है उसमें इस तरह का अप्रोच मुमकिन नहीं लगता। इसीलिए आप देखेंगे कि 2015-16 से लेकर 2017-18 तक की जो इकोनॉमिक सर्वेज आई उनमें भी इंक्रीमेंटल अप्रोच यानी धीरे धीरे बढ़ने वाले सुधारों की ही वकालत की गई। लेकिन फिर 2014-15 के बाद कुछ बदला। सोर्स के मुताबिक सरकार ने ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स की एक नई लहर शुरू की।
ये इंक्रीमेंटल से अलग कैसे थे? ये सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं थे, ये बड़े और बुनियादी बदलाव थे। अगर आप इन रिफॉर्म्स को एक साथ देखें, डिमोनेटाइजेशन, नया बेनामी लॉ, आधार एक्ट, तो एक पैटर्न नजर आता है। क्या पैटर्न? ये तीनों मिलकर इनफॉर्मल या जो अनअकाउंटेड इकोनॉमी है उस पर एक सीधा हमला थे। मकसद सिर्फ नियम बदलना नहीं था, बल्कि अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करने का एक बड़ा प्रयास था। सही है। और बाकी रिफॉर्म्स? बाकी रिफॉर्म्स भी इसी तरह के बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव थे, जैसे आरबीआई एक्ट में बदलाव करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाना। अच्छा, हाँ, MPC। हाँ, यानी अब आरबीआई में कोई एक गवर्नर अकेले फैसला नहीं लेता, बल्कि 6 एक्सपर्ट्स की एक टीम मिलकर तय करती है कि ब्याज दरें क्या होंगी, ताकि महंगाई काबू में रहे और फैसलों में पारदर्शिता आए। फिर सरकारी कंपनियों का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट फिर से शुरू हुआ, और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी दिवालियापन कानून, जिसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना था। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि ये रिफॉर्म्स एक खास वजह से स्पेशल थे, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ नियम बदलना नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना था, बिहेवियरल चेंज। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात है, सोर्स कहता है कि ये काफी हद तक सफल भी हुए। अच्छा। इसका सबसे शानदार उदाहरण है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी IBC 2016। आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2022 के बीच लोन ना चुकाने के लगभग 87% मामले इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू होने से पहले ही सुलझ गए। 87%? ये तो कमाल का आंकड़ा है। मतलब कंपनी के दिवालिया घोषित होने की कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने पैसा चुका दिया। हाँ। लेकिन क्या ये वाकई व्यवहार में बदलाव है या सिर्फ सजा का डर है? डर खत्म होने पर तो व्यवहार वापस पहले जैसा हो सकता है। क्या सोर्स इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि ये बदलाव कितना टिकाऊ है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। सोर्स इसे बिहेवियरल चेंज कहता है, क्योंकि इसने सिस्टम के फंडामेंटल डायनामिक्स को बदल दिया। वो कैसे? पहले क्या होता था कि बड़े बड़े बिजनेस लोन लेकर बैठ जाते थे और बैंक कुछ नहीं कर पाते थे। सालों तक केस चलता रहता था। प्रमोटरों को पता था कि सिस्टम धीमा है और वो बच निकलेंगे। लेकिन IBC ने उस समीकरण को पलट दिया। अब डिफॉल्टर्स को पता था कि अगर मामला IBC में गया तो एक तय समय में उनकी कंपनी उनके हाथ से जा सकती है, मैनेजमेंट बदल सकता है। अच्छा। तो ये सिर्फ सजा का डर नहीं है, ये नुकसान का डर है, लॉस अवर्जन। और इसी डर ने उनका व्यवहार बदला। उन्होंने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बजाय लेनदारों से समझौता करना बेहतर समझा। तो इसका मतलब ये है कि भारत की ओवरऑल स्कीम आज भी इंक्रीमेंटल यानी धीरे धीरे चलने वाली है, लेकिन उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स एक नॉन ग्रेजुअल यानी तेज झटके की तरह हैं। ये एक हाइब्रिड मॉडल जैसा लग रहा है। एकदम सही, ये एक हाइब्रिड मॉडल ही है। ओवरऑल ढांचा धीरे धीरे सुधार का है, लेकिन बीच बीच में बड़े और तेज फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार को सलाह भी यही दी गई थी कि वो अपने स्ट्रॉन्ग मैंडेट का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स करें और जरूरत पड़ने पर एक्सपेडिशियस यानी तेज सुधार भी करें। और हमने देखा कि सरकार ने कई बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अनाउंस किए जो नॉन ग्रेजुअल नेचर के थे। सोर्स में एक आजाइल अप्रोच का भी जिक्र है, जो खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाया गया। ये क्या है? एजाइल अप्रोच पॉलिसी मेकिंग का एक गैर पारंपरिक तरीका है। ये तब काम आता है जब भविष्य को लेकर बहुत अनिश्चितता हो, जैसा कि महामारी के समय था। इसमें आप कोई 5 साल की लंबी चौड़ी योजना नहीं बनाते। आप पॉलिसी को एकदम फ्लेक्सिबल रखते हैं, छोटे छोटे कदमों में लागू करते हैं और लगातार फीडबैक के आधार पर उसे बदलते रहते हैं। तो ये एक तरह से रियल टाइम पॉलिसी एडजस्टमेंट है। बिल्कुल। इसका मकसद है समाज के कमजोर वर्गों और बिजनेस को मुश्किलों से बचाने के लिए सेफ्टी नेट्स देना। और सबसे खास बात यह है कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के आधार पर पॉलिसी को तुरंत बदला जा सकता है। जैसे कि? जैसे बिजली की खपत, GST कलेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। मतलब जैसे जैसे जमीनी हालात बदलते हैं वैसे वैसे पॉलिसी भी एडजस्ट होती रहती है। ये एक तरह से लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। तो क्या भारत में पहले भी कभी ऐसे नॉन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स किए हैं या ये 2014 के बाद ही शुरू हुआ है? नहीं, ये पहली बार नहीं है। सोर्स के मुताबिक 1998 से 2002 के बीच जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स हुए थे, उन्हें भारत का नॉन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के साथ फर्स्ट ट्राइस्ट यानी पहली कोशिश माना जाता है। अच्छा। उस समय भी हाईवे बनाने का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह खोलना और सरकारी कंपनियों का निजीकरण जैसे बड़े और तेज फैसले लिए गए थे। और सोर्स का मानना है कि इन्हीं सुधारों ने 2003 के बाद भारत की ग्रोथ को वो जबरदस्त रफ्तार दी थी। तो जो अब ये नए दौर के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हो रहे हैं,
उनका भविष्य कैसा है? क्या हम फिर से वैसे ही तेज ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं? अभी इनके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां आ गईं जो किसी ने सोची नहीं थी, जैसे पैंडेमिक से हुए सप्लाई चेन के झटके, दुनिया भर में चीजों की सप्लाई चेन टूट गई, फिर यूक्रेन संकट जैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ गए और तेल, गैस, खाने पीने की चीजों की कीमतों में भारी उछाल आया। इन सब वजहों से इन सुधारों का पूरा असर अभी दिख नहीं रहा है। तो सोर्स का फाइनल टेक क्या है? क्या ये रिफॉर्म सफल होंगे? सोर्स एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे खत्म होता है। उसका मानना है कि इन सुधारों की नींव पड़ चुकी है। जैसे ही ये बाहरी बाधाएं, ये जियोपॉलिटिकल शॉक्स और सप्लाई चेन की दिक्कतें दूर होंगी, भारत आने वाले दशक में और तेजी से विकास करने के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति में होगा। तो इन रिफॉर्म्स की कहानी में एक बात साफ है, कोई एक रास्ता सबके लिए सही नहीं होता। भारत ने जो धीमा रास्ता चुना उसकी वजह थी और उसकी कीमत भी। और अब जो ये हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा रहा है वो उसकी अपनी राजनीतिक और आर्थिक सच्चाई की देन है। सोचने वाली बात यह है कि अगर भविष्य में फिर से किसी बड़े आर्थिक शॉक की जरूरत पड़ी तो क्या हमारा आज का सिस्टम उसके लिए तैयार है? Okay, so we hope you liked today's discussion on Chapter 7, Economic Reforms of Indian Economy by Ramesh Singh. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद, जय हिंद।